हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टॉपिनेट सॉफ्टवेयर्स। मैं हूं विपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 37 रजिस्टर स्टोरेज क्लास इन सी। स्टोरेज क्लास के ऊपर ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसका मतलब पार्ट 36 में भी हमने स्टोरेज क्लास के बारे में ही पढ़ा था और उस पार्ट में हमने ऑटो स्टोरेज क्लास को कवर किया था। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 36 को नहीं देखा है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहता हूँ कि पहले आप पार्ट 36 को देखिए और बाद में इस पार्ट को, क्योंकि दोनों पार्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। पार्ट 36 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहे तो उसे वहां से भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। सबसे पहले हम देखते हैं स्टोरेज क्लास क्या है। जैसे सी लैंग्वेज में किसी वेरिएबल्स को डेटा टाइप होते, सेम उसी तरीके से वेरिएबल्स को स्टोरेज क्लास भी होते हैं। डेटा टाइप्स इंडिकेट करते हैं कि हम उस वेरिएबल्स में कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे। जैसे कि अगर वेरिएबल को इंट टाइप दिया तो उसमें विदाउट डेसिमल वैल्यू स्टोर होगी। अगर वेरिएबल को फ्लोट टाइप दिया तो डेसिमल वैल्यू स्टोर होगी। और अगर वेरिएबल को हमने कैरेक्टर डेटा टाइप अप्लाई किया तो उसमें अल्फाबेट की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सेम उसी तरीके से अगर हम किसी वेरिएबल को स्टोरेज क्लास अप्लाई करते हैं तो वो स्टोरेज क्लास हम इन चारों चीजों को उस स्टोरेज क्लास के थ्रू हम इन चारों चीजों को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, स्टोरेज क्लास आर यूज टू डिटरमाइन द फॉलोइंग थिंग्स। तो कौन से थिंग्स हैं? वेयर द वेरिएबल्स इज स्टोर्स, मतलब अगर हमने वेरिएबल को स्टोरेज क्लास अप्लाई किया तो उस स्टोरेज क्लास से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होगा, मेमोरी में स्टोर होगा या फिर सीपीयू रजिस्टर्स में। हम उस वेरिएबल का स्कोप भी डिटरमाइन कर सकते हैं, उस वेरिएबल्स की हम डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या है वो भी फाइंड कर सकते हैं और उस वेरिएबल की हम लाइफ टाइम भी देख सकते हैं। तो अगर आपको इन चारों कंसेप्ट को, चारों चीजों को डिटरमाइन करना है तो डिटरमाइन करने के लिए हम किसे यूज करेंगे? स्टोरेज क्लास को। अब ये स्टोरेज क्लास के टोटल 4 टाइप्स है। कौन से? तो पहला टाइप है ऑटो स्टोरेज क्लास, सेकेंड रजिस्टर स्टोरेज क्लास, थर्ड स्टैटिक स्टोरेज क्लास और लास्ट है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। तो इसके पहले पार्ट में यानी कि पार्ट 36 में हमने ऑटो स्टोरेज क्लास को कवर किया था और इस पार्ट में हम रजिस्टर स्टोरेज क्लास को कवर करेंगे। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के तरफ। तो अगर हमने वेरिएबल को रजिस्टर स्टोरेज क्लास अप्लाई किया तो हमारे वेरिएबल का स्टोरेज लोकेशन होगा सीपीयू रजिस्टर। कौन सा भी वेरिएबल हो सी लैंग्वेज में, वो एक तो मेमोरी में स्टोर होगा या फिर सीपीयू रजिस्टर में। तो हमने ऑटो वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, ऑटो वेरिएबल कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर होता है। सेम रजिस्टर वेरिएबल ये कंप्यूटर के सीपीयू रजिस्टर्स में स्टोर होता है। हम इसे प्रूव तो नहीं कर सकते लेकिन कंसेप्ट यही है। रजिस्टर स्टोरेज क्लास के वेरिएबल के डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू गार्बेज है, वेरिएबल का स्कोप लोकल है और वेरिएबल की लाइफ टाइम ओनली दैट फंक्शन कि जिस फंक्शंस में हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। तो मैं अब आपको इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। तो हम टोटल 3 एग्जांपल्स करेंगे, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू का, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स का और लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल का। इन तीनों पार्ट के मैं आपको एग्जांपल्स करके दिखाता हूं। तो मैंने एग्जांपल्स ऑलरेडी टाइप करके रखे, मैं आपको सिर्फ उसे एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम करेंगे डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू का कोड। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक कोड लिखा है और कोड में क्या है, वाइड मेन के फंक्शंस में मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, इंटीजर एन वेरिएबल, और उस वेरिएबल्स के पहले मैंने रजिस्टर कीवर्ड अप्लाई की है। तो ये कीवर्ड इंडिकेट करेगी रजिस्टर स्टोरेज क्लास को, मतलब इंटीजर एन वेरिएबल का स्टोरेज क्लास कौन सा हुआ? रजिस्टर। अब इस वेरिएबल को हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है। तो अगर मैं रजिस्टर स्टोरेज क्लास के वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करता और उस वेरिएबल को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे आउटपुट में गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मतलब इस प्रोग्राम का आउटपुट में वैल्यू ऑफ एन हमें प्रिंट हो जाएगी गार्बेज, और गार्बेज का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल। हम गेस नहीं कर सकते कि उस वेरिएबल की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। कंप्यूटर टू कंप्यूटर वो वैल्यू चेंज भी हो सकती है। मेरे कंप्यूटर में कुछ अलग आउटपुट आएगा, आपके कंप्यूटर्स में कुछ अलग आउटपुट आएगा, आपके फ्रेंड्स के कंप्यूटर में भी कुछ अलग आउटपुट आएगा, क्योंकि हमने रजिस्टर वेरिएबल को वैल्यू सेट ही नहीं की
और हम उसे डायरेक्टली प्रिंट कर रहे तो वो आउटपुट में कुछ भी वैल्यू प्रिंट करेगा, इसलिए हम उसे कहते हैं गार्बेज वैल्यू। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल। अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जहां पे हम रजिस्टर स्टोरेज क्लास के वेरिएबल का स्कोप फाइंड करेंगे। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल है कि जिस एग्जांपल्स में हम रजिस्टर स्टोरेज क्लास के स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हमें रजिस्टर वेरिएबल का स्कोप फाइंड करना है तो इसके लिए हमें एक फंक्शंस भी लगेगा, और इसलिए मैंने यहाँ पर एक डिस्प्ले नाम का फंक्शंस यूज किया है। तो लाइन नंबर थ्री में मैंने डिस्प्ले फंक्शंस को डिक्लेयर किया है। यहाँ पर फंक्शंस का डिक्लेरेशन हुआ। लाइन नंबर 8 में मैंने फंक्शंस को कॉल किया है, और लाइन नंबर 12 से लेकर 15 तक यहाँ पर हमने फंक्शंस को डिफाइन किया है। अब मैं आपको फंक्शंस के बारे में ज़्यादा डीप नहीं बताऊंगा। अगर आपको फंक्शंस के बारे में पढ़ना है तो आप इसके वीडियो सीरीज के कुछ प्रीवियस पार्ट्स में फंक्शंस के बारे में पढ़ सकते हैं। हम इस एग्जांपल्स में सिर्फ रजिस्टर वेरिएबल का स्कोप के बारे में ही पढ़ेंगे, ना कि फंक्शंस के बारे में। अब मैं आपको इस प्रोग्राम का सिक्वेंशियली एग्जीक्यूशन बताऊंगा कि जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि रजिस्टर स्टोरेज क्लास के वेरिएबल का स्कोप क्या है। तो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वाइड मेन से स्टार्ट होगा, मतलब सबसे पहले वाइड मेन की लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद ओपन करली एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद यहाँ पर एक रजिस्टर वेरिएबल डिक्लेयर होगा, और उस वेरिएबल्स में कितनी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 10 वैल्यू स्टोर होने के बाद स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, और उसके बाद कंपाइलर यहाँ से डिस्प्ले फंक्शंस को कॉल करेगा। जैसे ही कंपाइलर डिस्प्ले फंक्शंस को कॉल करेगा, वैसे कंपाइलर वहां से जंप करके डायरेक्टली फंक्शंस के डेफिनेशंस को चला जाएगा, और एक बार कंपाइलर फंक्शंस के डेफिनेशंस के ऊपर आ गया तो वो उस डेफिनेशंस को एग्जीक्यूट करेगा, और डेफिनेशंस में सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा ओपन करली, और उसके बाद ये प्रिंटफ का स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा, रजिस्टर वेरिएबल का स्कोप लोकल होता है। लोकल मतलब आप उस वेरिएबल को जिस फंक्शंस में भी डिक्लेयर करेंगे तो उस वेरिएबल को आप सिर्फ उसी फंक्शंस में यूज कर सकते हैं। आप फंक्शंस की जगह पे ब्लॉक भी लिख सकते हैं। आप रजिस्टर वेरिएबल को जिस ब्लॉक में भी डिक्लेयर करेंगे तो उस वेरिएबल को आप सिर्फ उसी ब्लॉक में यूज कर सकते हैं, उस ब्लॉक के उस फंक्शंस के बाहर आप उसे यूज नहीं कर सकते। तो मैंने रजिस्टर वेरिएबल को वाइड मेन फंक्शंस में डिक्लेयर किया है, इसकी वजह से मैं इस वेरिएबल को सिर्फ इसी फंक्शंस में एक्सेस कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। मैं दूसरे फंक्शंस में उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। तो मैंने यहाँ पर कोड में लिखा है वैल्यू ऑफ n, लेकिन यहाँ पर हमें n वेरिएबल एक्सेस नहीं होगा, तो यहाँ पर हमें कंपाइलर एक कंपाइल टाइम एरर शो करेगा। एरर क्यों शो करेगा, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर है मेन में, और वो रजिस्टर होने की वजह से हम उस वेरिएबल को मेन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, और मैंने किया है इसलिए मुझे यहाँ पर कंपाइलर एरर मैसेज शो करेगा। तो ये था रजिस्टर वेरिएबल का स्कोप के बारे में एक एग्जांपल। अब हम रजिस्टर वेरिएबल की लाइफ टाइम देखेंगे। तो रजिस्टर वेरिएबल की लाइफ टाइम देखने के लिए भी हमें यहाँ पर एक फंक्शन लगेगा, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक फंक्शन लिखा है इंक्रीमेंट। तो लाइन नंबर 3 में फंक्शंस का डिक्लेरेशन है, लाइन नंबर 7, 8 और 9 में फंक्शंस की कॉलिंग है, और लाइन नंबर 13 से लेकर 18 तक फंक्शंस की बॉडी है। तो मैं आपको इसका एग्जीक्यूशन भी सिक्वेंशियली बताता हूँ, और देखते हैं हम कि रजिस्टर वेरिएबल की लाइफ टाइम क्या होती है। तो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वाइड मेन से, उसके बाद ओपन करली एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। स्क्रीन क्लियर होने के बाद कंपाइलर इस लाइन से इंक्रीमेंट फंक्शंस को कॉल करेगा। जैसे ही कंपाइलर इंक्रीमेंट फंक्शंस को कॉल करेगा, वैसे कंपाइलर फंक्शंस के बॉडी को जंप करेगा, और बॉडी को आने के बाद कंपाइलर उसके बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। तो बॉडी में सबसे पहले ओपन करली एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा इंट n, जो कि रजिस्टर वेरिएबल है। तो आपको पता है जैसे वेरिएबल डिक्लेयर होता है वैसे उस वेरिएबल को कंपाइलर मेमोरी अलोकेट करता है। तो सेम क्या होगा, यहाँ पर कंपाइलर एक ब्लॉक अलोकेट कर देगा कि जिसकी साइज 2 बाइट होगी। उसकी साइज कितनी बाइट होगी, 2 बाइट। 2 बाइट क्यों होगी, क्योंकि वेरिएबल का टाइप इंटीजर है, और इंटीजर को 2 बाइट मेमोरी लगती है।
इसकी वजह से उस ब्लॉक को 2 बाइट मेमोरी अलोकेट हो जाएगी। उस ब्लॉक में स्टोर हो जाएगी 5 वैल्यू और उस ब्लॉक को पॉइंट करेगा n वेरिएबल। तो मेमोरी अलोकेट होने के बाद नेक्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और इसमें हमें वैल्यू ऑफ n कितनी प्रिंट हो जाएगी, 5 प्रिंट हो जाएगी। 5 प्रिंट होने के बाद n प्लस प्लस होगा और n की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी। तो पहले मेमोरी में n की वैल्यू 5 थी, अब वो इंक्रीमेंट होके वो हो जाएगी 6 वैल्यू। 6 वैल्यू होने के बाद हमारे फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट। जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा वैसे कंपाइलर इंक्रीमेंट फंक्शन से फिर से रिवर्स चला जाएगा और रिवर्स आने के बाद वो फिर से उस फंक्शंस को कॉल करेगा सेकंड टाइम। लेकिन उसके पहले होगा क्या, जैसे ही इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा कंपाइलर उस फंक्शंस के बाहर चला जाएगा। तो जैसे ही कंपाइलर उस फंक्शंस के बाहर चला जाएगा इमीडिएटली कंपाइलर उस वेरिएबल को भी डिलीट कर देगा, मतलब उस वेरिएबल की लाइफ टाइम भी वहीं पर ही खत्म होगी। जब तक आपका कंपाइलर फंक्शंस में तब तक वो वेरिएबल मेमोरी में अलोकेट रहेगा। जैसे ही उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा कंपाइलर आउटसाइड चला जाएगा, वैसे वो वेरिएबल भी डिलीट हो जाएगा, उस वेरिएबल की लाइफ टाइम भी खत्म हो जाएगी। तो आप ऐसा कह सकते हैं जब तक वो किसी वेरिएबल की लाइफ टाइम उसी फंक्शन तक रहती है, जब तक कंपाइलर फंक्शन में तब तक वो वेरिएबल जिंदा रहेगा और जैसे ही फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा वो वेरिएबल भी डेड हो जाएगा। अब सेकंड टाइम क्या होगा, सेकंड टाइम भी कंपाइलर फिर से इंक्रीमेंट फंक्शंस को कॉल करेगा। जैसे कंपाइलर सेकंड टाइम इंक्रीमेंट फंक्शंस को कॉल करेगा तो फिर से उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन हो जाएगा। फिर क्या होगा, ओपन करले एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर से यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा सेकंड टाइम। जैसे ही वेरिएबल सेकंड टाइम डिक्लेयर होगा कंपाइलर उस वेरिएबल को फिर से मेमोरी अलोकेट कर देगा। सेम पहले की तरह ही प्रोसेस हो जाएगी, वैल्यू स्टोर हो जाएगी 5, उस ब्लॉक को पॉइंट करेगा n और उसको मेमोरी लगेगी 2 बाइट। तो एक बार मेमोरी अलोकेट हो जाए उसके बाद कंपाइलर प्रिंटफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और फिर से वैल्यू ऑफ n प्रिंट करेगा। और अब फिर जब प्रिंटफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा सेकंड टाइम भी हमें कितनी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 5 वैल्यू। तो हमें सेकंड टाइम में भी आउटपुट क्या आ जाएगा, 5 आने के बाद कंपाइलर फिर से n की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करेगा। तो 5 वैल्यू इंक्रीमेंट होके अब वो कितनी हो जाएगी, 6। लेकिन 6 वैल्यू होने के बाद उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, कंपाइलर बाहर आएगा और जैसे ही कंपाइलर उस फंक्शन से बाहर आएगा तो वो फंक्शन मेमोरी से डिलीट हो जाएगा, मतलब उसकी लाइफ टाइम एंड हो जाएगी। अब एंड होने के बाद कंपाइलर फिर से बैक चला जाएगा और अब तीसरी बार इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करेगा। तो अगर कंपाइलर तीसरी बार इंक्रीमेंट फंक्शंस को कॉल करेगा तो वो फर्स्ट फिर से उसकी बॉडी को जाएगा, बॉडी को जाने के बाद ओपन कर ली और फिर से वेरिएबल को डिक्लेयर करेगा। जैसे वेरिएबल थर्ड टाइम डिक्लेयर होगा उसे फिर से मेमोरी अलोकेट हो जाएगी, कितनी अलोकेट हो जाएगी, 5, और उसे कौन पॉइंट करेगा, n वेरिएबल। फिर भी सेकंड थर्ड टाइम भी इसको 2 बाइट मेमोरी ही अलोकेट हो जाएगी। मेमोरी अलोकेशन होने के बाद कंपाइलर प्रिंटफ के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट में हमें फिर से कितनी प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा। n प्लस प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू 5 थी, अब वो इंक्रीमेंट होके कितनी हो जाएगी, 6 वैल्यू। 6 वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद 6 वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद हमारे उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद कंपाइलर फिर से रिटर्न बैक चला जाएगा। बैक जाने के बाद गेट ch एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे फाइडमेन का कर्ली भी क्लोज हो जाएगा। जैसे ही फाइडमेन का कर्ली क्लोज होगा वैसे फंक्शन का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पार्ट में हमें ऑब्जर्व क्या करना है कि हमने इंक्रीमेंट फंक्शन को 3 बार कॉल किया है और 3 बार कॉल करके उस इंक्रीमेंट फंक्शंस में n की वैल्यू इंक्रीमेंट भी की है, लेकिन आउटपुट में वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई। आउटपुट में आंसर कितना है, 5, 5 और 5 आया, वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई। इंक्रीमेंट क्यों नहीं हुई, क्योंकि फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद वो वेरिएबल डेड होता है, कंपाइलर उस वेरिएबल को डीअलोकेट कर लेता है, इसकी वजह से का वो वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हो रही। हमें कितना प्रिंट हो रहा है, सिर्फ 5, 5 और 5। तो ये थे रजिस्टर स्टोरेज क्लास के ऊपर 3 प्रोग्राम। हमने डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू का भी कोड किया, सेकंड हमने स्कोप का भी कोड किया और थर्ड में हमने लाइफ टाइम का भी कोड किया।
आप स्क्रीन को होल्ड करके आप वो प्रोग्राम अपने लैपटॉप में टाइप कर सकते हो और उसको रन करके भी देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया वही आपका आउटपुट प्रिंट होगा, कुछ इसके अलग कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अगर आपने अभी तक इसका पहला प्रीवियस पार्ट देखा है तो आप समझे होंगे कि ऑटो स्टोरेज क्लास और रजिस्टर स्टोरेज क्लास में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं, डिफरेंस सिर्फ स्टोरेज लोकेशंस का है। ऑटो स्टोरेज क्लास में स्टोरेज लोकेशन मेमोरी था और रजिस्टर स्टोरेज क्लास में स्टोरेज लोकेशन सीपीयू रजिस्टर है। बाकी के जो 3 पॉइंट है वो सेम है। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑटो और रजिस्टर दोनों में भी गार्बेज ही है। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स ऑटो और रजिस्टर दोनों में लोकल ही है और लाइफ टाइम भी ऑटो रजिस्टर दोनों में भी विद इन दैट फंक्शन है। ये तीनों पॉइंट सिमिलर है ऑटो और रजिस्टर स्टोरेज क्लास में। तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।